तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर आ चुका है। और इस सैंपल पेपर में बच्चों हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन करना सीखना है। सैंपल पेपर का 2024-25 का जो सैंपल पेपर फिजिक्स का आया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों, कुछ कारणों से मैं आपको अभी लाइव सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जितना अच्छा आपको लाइव में सॉल्यूशन देता था वैसे ही मैं आपको ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहा हूँ लाइव की। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप लगातार जुड़े रहिए। और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो आप लोग बच्चों हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे बात करते हैं। इस सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, let A be the origin and B be the point on the x-axis at x is equal to plus 1 centimeter. C be the point on the y-axis at y is equal to plus 1 centimeter. Then the potential at A, B and C satisfies. और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है कि VA is less than VB, VA is greater than VB, VA is less than VC and VA is greater than VC. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस एक्स की डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैं बेसिक बात करता हूं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई जा रही है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर के एरो से कर दूं। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बच्चों को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये आपको जैसे दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है जो एरो बन रहे हैं, ये किसके हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, और इन्होंने कहा कि इसकी डायरेक्शन प्लस एक्स में। अब आपको पता है ना बेटा, ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है। ये प्लस वाई एक्सिस हम लोग लेट कर लेते हैं, तो ये माइनस वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स वाई प्लेन इसको मान चलता हूं तो। अच्छा, इन्होंने कहा प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और कह रहे हैं लेट ए बी द ओरिजिन। मतलब यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है? ये होता है ओरिजिन एक्स और वाई एक्सिस का, है ना। इसको इन्होंने क्या कहा, क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। अच्छा ठीक है। एक्स एक्सिस एट प्लस 1 सेंटीमीटर। तो देखो एक्स की वैल्यू प्लस 1 किधर होगी? इस साइड होगी। अच्छा, यहाँ का इन्होंने कहा बी पॉइंट है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? प्लस 1 है। अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। सी कहाँ है बेटा? ये इधर है सी। ये सी। ये कहाँ पे? वाई इक्वल टू प्लस 1 पे है। अच्छा ठीक है। आप कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एट ए बी सी सेटिस्फाइज। तो बच्चों हमको बताना है कि ए बी सी पर जो पोटेंशियल होगा वो किस तरह से होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक लाइन याद करनी पड़ेगी बच्चों। क्या याद करना पड़ेगा? कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of potential decreases। ये लाइन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको समस्या रहेगी। और वैसे भी ये लाइन आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं भी इसकी प्रॉपर्टी है यूज हो जाती है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। और ऑन मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो अगर आप परपेंडिकुलर में मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब देखो ए और सी, अगर ए से सी तक जाते हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलो ना। देखो ऐसे चल रहे हो वाई एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस एक्स में है, तो उसके परपेंडिकुलर चल रहे हो। इसका मतलब हुआ कि वीए बराबर तो वीसी होगा। वीए बराबर किसके होगा? वीसी के होगा। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। और ए से बी जाने के लिए क्या हुआ? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसका मतलब क्या है? ए से बी तक जाने में क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस लाइन से कि वीए जो होगा वो बड़ा होगा और वीबी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब वीए बड़ा होगा वीबी से। ऐसा कोई ऑप्शन है? देख लीजिए। वीए ग्रेटर देन वीबी है? हाँ बिल्कुल है। क्या वीए बराबर वीसी है? नहीं।
लेकिन अगर होता तो हम इसको भी चेक कर सकते थे, ठीक है। यानी कि अपने को फाइनली ये पता चल गया कि ए और सी का यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, और ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा। तो कभी अगर सी और बी में पूछ देते तो क्या बता पाते आप, बताओ। सी और बी में क्या रिलेशन होगा, क्या सी का पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा बी से? हाँ, जब VA और VC बराबर है, तो जब VA बड़ा है VB से, इसका मतलब VC भी बड़ा होगा किससे? VB से। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे आपको दो लाइन बस पता होनी चाहिए। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि आपको याद होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वाह, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो याद कर लीजिए। इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का सैंपल पेपर का सेकंड क्वेश्चन ये है कि अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1 and r2 such that they attains equilibrium with respect to each other. The distance of the separation between the two spheres is very large as compared to the either of their radii. The ratio of the magnitude of the electric field at the surfaces of the sphere of radii r1 and r2 is okay। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग वायर से दो स्फीयर कनेक्ट है, ऐसे ये कनेक्ट हो गए। ये कौन सा हो गया? ये हो गया कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर से दो स्फीयर कनेक्ट है, और कैसे स्फीयर कनेक्ट है? ये कंडक्टिंग स्फीयर से, मतलब ये कंडक्टर। अब समझो, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर को हम जो भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर होता है ना। जैसे इसको कुछ चार्ज दिया होगा, कुछ इसको चार्ज दिया, हमने दिया होगा, वही बहुत बढ़िया। अब होता क्या है बच्चों, कि जब हम इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, किसी वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा भाई? चार्ज का ट्रांसफर होगा। और वो चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा भाई? कह रहे हैं कि जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट कर ले। इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ऐसा क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सोचो। जब एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि चार्ज में ट्रांसफर होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब अगर हम मान लें कि इक्विलिब्रियम में इस पे चार्ज आ गया Q1 और दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया Q2, तो इस कंडीशन पे इन दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं बच्चों कि इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट फर्स्ट स्फीयर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट सेकेंड स्फीयर। अच्छा, अब उन्होंने तो बता दिया ना कि एक स्फीयर की रेडियस क्या है? R1 है, और एक स्फीयर की रेडियस क्या है भाई? R2 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर R1 रेडियस पे Q1 चार्ज है, तो इस पे का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल फार्मूला होता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई स्फीयर है ना, इसको आपने Q चार्ज दिया, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? तो अगर इसकी रेडियस R है, इस पे आपने Q चार्ज दिया, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल होता है 1/4πε0 और Q/R। ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। बट आपको पता है जब हम लोग लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट लिखने के लिए हम लोग 1/4πε0 क्या लिख देते हैं? K। यानी कि फार्मूला लिखते हैं KQ/R। ये पोटेंशियल फार्मूला लिखते हैं। तो जैसे V1 यहाँ पे पहले स्फीयर का पोटेंशियल, V2 क्या है? दूसरे का पोटेंशियल। तो V1 बराबर जब V2 हमको करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? के Q1/R1 पहले का क्या होगा भाई? इसका पोटेंशियल क्या होगा पहले वाले का? तो पहले वाले का पोटेंशियल होगा KQ1/R1। क्यों? KQ/R पढ़ा ना अभी उसी से। इस पे चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, ठीक है। दूसरे वाले स्फीयर पर कितना पोटेंशियल होगा इस पे सोचो? KQ2/R2, क्योंकि इसका चार्ज अपान इसकी रेडियस, क्या जाएगा? KQ2/R2। बेटा K से K को अगर मैं कट कर दूं तो अपने को क्या मिल रहा? ये मिल रहा है Q1/R1। ये किसके बराबर हो जाएगा? Q2/R2। एक इक्वेशन हो गई। अच्छा ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो अच्छा सोचो, जब किसी स्फीयर को Q चार्ज देते हो, R रेडियस का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट सरफेस ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बता सकते हो फार्मूला बच्चों? अगर किसी स्फीयर को आपने क्यू चार्ज दिया, आर रेडियस है, तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था बेटा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर ये कोई स्फीयर है ऐसा, क्यू चार्ज उस पे दिया गया है आर रेडियस का, तो उस पे ये फार्मूला लगेगा। अब 1/4πε0 को फिर वही बात हम क्या कह सकते हैं, के कह सकते हैं, तो ई बराबर क्या बनेगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो इस स्फीयर पे है ना, जो ये बना हुआ है, ये इधर वाला। ठीक है। अब हमको ऐसे ही जैसे इस पे बताना है कि पहले स्फीयर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट स्फीयर। तो पहले स्फीयर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सोचो बेटा। तो E1 बराबर क्या होगी भाई, ये होगी के Q1 अपान R1 स्क्वायर। फिर ऐसे करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड स्फीयर। तो सेकेंड पे कितनी होगी बेटा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, के Q2 अपान R2 स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं E1 अपान E2, इसका रेशियो क्या आएगा बता। तो इसका रेशियो आएगा बेटा, देखो जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या होगा, के से के तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा, Q1 अपान R1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू अपान में आएगा Q2 अपान R2 स्क्वायर। तो इसको जब नीचे आएगा तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना भाई। E1 अपान E2, तो पहले इसकी वाली वैल्यू रखी ऊपर वाली, तो नीचे वाली रखेंगे, तो अब ये जब आपको पता है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, पलट जाती है फिर नीचे से, तो ये ऊपर चली गई। ठीक है। अब सोचो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते थे Q1 अपान R1 इंटू 1 अपान R1। ऐसा लिख सकते हैं, Q1 अपान R1 स्क्वायर को देखो, ये लिख सकते हो ना, जब चाहोगे Q1 अपान R1 स्क्वायर लिख दोगे, बिल्कुल बढ़िया। और R2 स्क्वायर अपान Q2। अब समझिए बात को, Q1 अपान R1 यहाँ से देखो क्या है, ये पहली क्वेश्चन मान लो फ्रॉम फर्स्ट। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से Q1 अपान R1 जगह क्या लिख सकता हूँ, Q2 अपान R2 यहाँ रख दूँ, तो क्या बचेगा बताओ, E1 अपान E2। इसके बाद आ रहा देखो बेटा, E1 अपान E2 किसके बराबर है, यहाँ से देखो, तो Q1 अपान R1 जगह क्या रख दिया, Q2 अपान R2 इंटू 1 अपान R1 और इंटू R2 स्क्वायर अपान Q1 ए अपान Q2। ठीक है, Q2 से Q2 देखो कट गया, R2 से एक R2 पावर कटेगी, यानी कि E1 अपान E2 कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा आपको R2 अपान R1। तो कितना आ जाएगा, R2 अपान R1। So the ratio of electric field from first sphere to second sphere will be R2 अपान R1। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का फिजिक्स में सैंपल पेपर का थर्ड क्वेश्चन ये है कि a long straight wire of circular cross section of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitudes of the magnetic field at a point a by 2 above the surface of the wire to that of a point a by 2 below its surface is। मेरे चार हमको ऑप्शन गिवन है, 4:1, 1:1, 4:3, 3:4। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन की रेडियस क्या है, ए। अच्छा ठीक है, ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी बच्चों ए। हमसे कह रहे हैं कि इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, तो मतलब ये आई एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से कुछ ये आई करंट इसमें हमको दे दी। हमसे कहा जा रहा है कि इस वायर से ए बाई टू एबव एंड ए बाई टू बिलो द सरफेस। तो बेटा अगर हम बेसिक बात करें तो यहाँ पर ए बाई टू एबव का मतलब क्या है, जैसे यहाँ तक ये वायर है तो यहाँ ए बाई टू, ऊपर ए बाई टू चले जाओ, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इस पॉइंट पे लगभग यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी ए बाई टू। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, मान लो ये P1 पॉइंट है, और फिर कहा गया ए बाई टू बिलो द वायर। बिलो द वायर मतलब
इसके अंदर की बात की गई यहाँ पे, ये P2 पॉइंट है, ये कितना नीचे है बच्चों, A/2 नीचे है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है और इनका रेशियो पता करना है। यानी कि पहले ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, फिर ये नीचे वाले पॉइंट पे निकालनी। बच्चों, आपको पता है किसी वायर की वजह से, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? अगर अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, मान लीजिए इसकी टोटल जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इंटरनल पॉइंट का जो फार्मूला है वो क्या होता है? तो इंटरनल पॉइंट का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई स्मॉल आर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। और देखिए बच्चों, इसमें अगर हम बात करें कि इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, मान लो इस सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर कोई पॉइंट है, तो बी एक्सटर्नल बाहर वाले पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है? ये होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ठीक है, वो भी कौन सा आर, स्मॉल आर, जो सेंटर से डिस्टेंस। कहने का सेंस ये है कि जैसे बाहर वाले पॉइंट पे हमको जब P1 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बच्चों हमको यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस पता चलनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी बताओ? यहाँ तक की डिस्टेंस है a, ऊपर है A/2, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? बताओ बताओ। हाँ, ये डिस्टेंस हो गई A+A/2, है ना, A+A/2, यानी कि ये बन जाएगी R1। तो R1 कितनी बन गई, 3A/2। ध्यान रखना बच्चों। और दूसरे पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग R2 से लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गई, सेंटर से क्या डिस्टेंस की हो गई, सेंट्रल एक्सिस से, वो हो गई A/2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट P1। तो P1 पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी बताओ? तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है भाई, ये R1 है। अच्छा, तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई अपान R1 की जगह 3A/2। तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट P2। P2 के लिए क्या होगा, तो इंटरनल वाला फार्मूला यूज होगा, ये इंटरनल वाला है फार्मूला, यूज करो बच्चों। तो क्या आएगा B2 बराबर बताओ? ये आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई। अच्छा ठीक है, आई इंटू स्मॉल आर, स्मॉल मतलब अंदर वाली ये डिस्टेंस लेनी है हमको सेंटर से, है ना। तो इंटरनल डिस्टेंस से कितनी होगी बच्चों, ये होगी अंदर से डिस्टेंस, देखो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये है R2। अच्छा, तो आई इंटू R2 अपान रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या है बच्चों, a है, तो रेडियस यानी कि a का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब सारा वैल्यू यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो R2 बराबर क्या दिया है, A/2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो अब B2 बराबर क्या आएगा जरा मुझे बताओ? ये आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई R2 की जगह A/2 अपान ए स्क्वायर। एक ए से एक कट जाएगा, तो ये बचेगा B2 बराबर आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान 2A, है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे B1/B2 करता हूँ तो क्या मिलेगा बताओ जरा, है? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पहले फर्स्ट वाली वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे बेटा? ये है म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, और 2I/3A। अपान में ये आएगा बेटा, ये अपान में आएगा, इसके नीचे आएगा, मतलब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना। तो म्यू नॉट आई नीचे बचेगा और पलट के 2 पाई इंटू 2A ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और आई से आई कैंसिल हो गया, हाँ बिल्कुल, ए से ए कैंसिल हो गया, बिल्कुल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, यानी कि ओवर अपने पास बचा क्या? तो B1/B2 ऊपर बचा है 2 × 2, यानी कि 4, और नीचे क्या बचा है 3। सो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड A/2 above the surface and A/2 below the surface is 4:3। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली, अल्ट्रासोनिक वेव्स ओनली एंड साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स। देखिए बच्चों कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन एक तरीके का इंटरफेरेंस है या बेंडिंग ऑफ वेव्स है अराउंड द कॉर्नर ऑफ
ऑब्स्टेकल और अपर्चर, मतलब जब लाइट वेव के पाथ में कोई स्मॉल ऑब्स्टेकल आ जाता है या स्मॉल होल से लाइट वेव पास होती है, तो इसके कॉर्नर पे थोड़ा सा क्या हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे लाइट वेव से, है ना, बेंड हो जाती है। तो कॉर्नर से लाइट वेव ऐसे बेंड हो जाती है। ये फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है। और यहाँ पे हमको कुछ फ्रिंजेस मिल जाती है, ऐसे डार्क ब्राइट ऐसे कुछ फ्रिंजेस मिल जाते हैं। अच्छा बेटा, ये जो डिफ्रैक्शन होता है ये तभी होता है जब लाइट, जो भी वेव है, मतलब लाइट ही नहीं कह सकते, जो वेव है वो ऐसे होल से पास हो या ऐसे ऑब्स्टेकल से पास हो जिसका साइज वेवलेंथ के ऑर्डर हो, यानी कि साइज जो है, साइज ऑफ अपर्चर, ठीक है, और होल या स्लिट बोलो इसको, है ना, होल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, स्लिट, एज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो बच्चों एक ध्यान रखना कि जो डिफ्रैक्शन है वो साउंड वेव में भी होता है, वो लाइट वेव में भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा कि साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स, मतलब डिफ्रैक्शन इन दोनों में होता है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का फिजिक्स का सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 ये है। A capacitor consists of two parallel plates with an area of cross section of 0.001 meter square, separated by a distance of 0.0001 meter. If the voltage across the plates varies at the rate of 10 to the power 8 volt per second, what then the value of displacement current through the capacitor is? Okay. और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। पहला दिया है 8.85 टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, दूसरा 8.85 टू 10 टू पावर माइनस 4 एम्पियर, तीसरा 7.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, और चौथा 8 9 पॉइंट और चौथा 9.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके। देखिए बच्चों, अब इसमें हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिस जो कि दो पैरेलल प्लेट को कंसिस्ट कर रहा है, मतलब एक बच्चों आपकी ये पैरेलल प्लेट है मान लीजिए ऐसी, ठीक है, और एक आपकी बच्चों ये पैरेलल प्लेट है। अच्छा, ठीक है। और कह रहे हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये जैसे प्लेट है पूरी, है ना, जिसका हमें एरिया दे दिया है। क्या एरिया दिया बच्चों, ये दिया है हमें 0.001 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और कह रहे हैं इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी, ये बच्चों हमें दिया है 0.0001 मीटर। ठीक। अब हमसे बच्चों कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब ये एक तरीके से उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बात हो रही है ना, क्योंकि पोटेंशियल लगातार बदलना, मतलब डीवी अपॉन dt, ये अपने को दे दिया है 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। तो हमसे कह रहे हैं बताओ इसमें करंट कितनी होगी, कौन सी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बच्चों कि अगर कोई जब कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो उसकी प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो हो जाती है, वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट व्हिच फ्लोज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लगातार चेंज होता है, मतलब पोटेंशियल में चेंज होता है, तो वहां पे करंट फ्लो होती है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको निकालनी। अच्छा भाई, आईडी बराबर, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, बच्चों सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई आपको पता है अगर ए एरिया है, डी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, सी। सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अच्छा, और अगर हम बेसिक यहाँ पे बात करते हैं तो क्यू बराबर क्या होता था, चार्ज, चार्ज कैपेसिटर पे होता था, वो होता था सीवी, है ना। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी की जगह एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इंटू बी, ये हो गया। तो जब आई करेंगे तो आई की वैल्यू हमको क्या चाहिए बच्चों, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। तो आई डी कितना हो जाएगा बताओ, तो डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से पुट कर दो, तो ये एप्सिलॉन 0 ए अपॉन ए बी अपॉन डी, ये रख दिया वैल्यू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, तो ये मिलेगा आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये फार्मूला, ये मिल गया। अच्छा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, आई डी इज इक्वल टू, है ना,
एप्सिलॉन जीरो वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ए की वैल्यू है 0.001, ठीक है। अपान अपॉन में है बच्चों डी की वैल्यू है क्या 0.0001, ठीक है। और इंटू डीवी अपान डी टी, तो डीवी अपान डी टी कितना दिया बच्चों 10⁻8। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो आईडी की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, तो देखो ये बन गया 10⁻8, इस -12 में मैनेज होगा तो क्या बचेगा बच्चों बताओ, 10⁻4 बचेगा। तो ये बचेगा 8.85 इंटू 10⁻4 0.001, ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। अच्छा ठीक है। और नीचे क्या बचेगा बच्चों 10.0000, मतलब 3 बार 0 और 1, तो ये हो जाएगा 10⁻4, है ना। तो 10⁻4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। ये लेकिन ओवरऑल अपने पास आईडी बची है क्या 8.85 इंटू 10⁻3, ठीक है। और एम्पियर, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आंसर आ गया। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि जो यहाँ कंडक्शन करंट होगी वही यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कंडक्शन करंट जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है ना। ये बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट 8.85 10⁻3 एम्पियर होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, थैंक यू। तो देखिए बच्चों सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि the distance of the closest approach of an alpha particle is small d when it moves with velocity v towards a nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d by 2. What is the speed of the projection of the alpha particle in this case? Okay. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक न्यूक्लियस की तरह थ्रो किया गया। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बच्चों क्वेश्चन है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अगर यहाँ से बच्चों के काइनेटिक एनर्जी से गया, ठीक है, और इसके पास तक गया, तो जितना ये इसके नियरेस्ट जा सकता है, इसके बिल्कुल क्लोज जा सकता है, जब नियरेस्ट जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, पोटेंशियल में। बिल्कुल सही बात। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती थी इसको हम लोग आर से लिखते थे। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच, तो बच्चों जब ये इसके बिल्कुल पास जाएगा वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये पार्टिकल इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकता। तो जो ये सबसे करीब जाता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता है आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E इंटू जेडी अपान में काइनेटिक एनर्जी के, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दें तो अपने को पता है अगर वी वेलोसिटी से कोई चार्ज आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो आर बराबर यही फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE² अपान हाफ एम वी स्क्वायर। ओवरऑल देखने पे अपने को पता चल रहा है कि बाकी सब चीजें तो एक अल्फा पार्टिकल के प्रोजेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेंगी, बस आर जो है वो डिपेंड करेगा 1/v²। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर अलग अलग प्रोजेक्शन है तो मैं कह सकता हूँ R1/R2 जो होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, v² अपान v1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो। देखिए बच्चों हमको दिया है इस केस में कि पहले उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है स्मॉल डी, तो R1 बराबर क्या हो गया स्मॉल डी, जब उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, पहले केस की वेलोसिटी दिया है v1, यानी कि v हो गया है ना। अब फिर कह रहे हैं कि जब उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो गई है d/2, तो उसकी वेलोसिटी v2 हमको फाइंड करनी, बस ये क्वेश्चन है फिलहाल। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा, तो ये फार्मूला यूज कर लो। आर वन की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा डी अपान आर टू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, d/2 बराबर v² अपान
V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर, V1 की जगह क्या आएगा V स्क्वायर। देखो इस फार्मूले की क्या, V2 स्क्वायर अपान V1 की जगह V2। ठीक है। अब देखो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2D/D। ठीक है, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपान V स्क्वायर। बेटा देखो डी से डी कैंसिल हो गया, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2V स्क्वायर, या V2 इज इक्वल टू √2V। तो जो बाद में वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो क्या होगी, √2V होगी। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी √2V, फॉर विच द क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी d/2। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 फिजिक्स सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि in a series LCR circuit, the voltage across the resistance, capacitance, and inductance is 10 volt each. If the capacitance is short circuited, the voltage across the inductance will be 10 volt, 10 root 2 volt, 10 upon root 2 volt, and 20 volt. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर, तीनों किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हैं। तो तीनों पर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे आपको पता चला कि VL कितना है, 10 वोल्ट, VC कितना है, 10 वोल्ट, और VR कितना है, 10 वोल्ट। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरीज में ये लगे हुए हैं LC और R, तो तीनों में करंट सेम होगी। तो देखिए इस केस में सब में करंट तो सेम हो गई भाई, आई करंट तो पूरे में हो गई, VL पे VC पे। और VL किसके, इसका मतलब VL VC और VR तो बराबर दिख रहे हैं ना, वैल्यू इनकी कितनी है, 10 वोल्ट। और बच्चों VL क्या होता है बताओ जरा, I × XL। ये बराबर क्या हो जाएगा, I × XC बराबर I × R। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन सबका जो, अगर हम बात करें यहाँ से आई से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, है ना, तो हम कह सकते हैं कि XL और XC और R, ये भी तीनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सेम हो। कर सकते हैं, अगर इन तीनों को हम एक साथ कर लेते हैं इन तीनों को, तो अपने को ये चीज मिल सकती थी, बिल्कुल मिल सकती थी। समझ गए। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जब VL VC बराबर होता है तो इस सर्किट को हम रिजोनेंस में बोलते हैं क्या, तो इसका मतलब ये सर्किट क्या होगा बच्चों, रिजोनेंस में होगा। अच्छा, और रिजोनेंस में जब सर्किट होता है तो अगर नेट वोल्टेज का फार्मूला हम लोग लगाए यहाँ पे, तो क्या लगाते थे याद करो, लगता था VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से बच्चों V बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाई, VL और VC तो बराबर हो गए थे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं रूट में VR² केवल, है ना। तो VR का स्क्वायर जब रूट के बाहर लाएंगे तो V बराबर किसके हो जाएगा, VR के हो जाएगा। इसका मतलब सोर्स का वोल्टेज भी इसमें फाइंड करना जरूरी था, वो हमने कर लिया, कितना होगा, 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब बच्चों समझो, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, मतलब ये आपका इंडक्टर बना हुआ था, ठीक, ये कैपेसिटर बना था, तो ये रजिस्टर बना, ठीक है, ये ऐसे था। हम्म, अच्छा। अच्छा, इन तीनों पर बच्चों 10 वोल्ट था ना, और ये ऐसे सोर्स से जुड़े हुए थे, देखो ऐसे, है ना, ये सोर्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है बच्चों, ये 10 वोल्ट का सोर्स है। ये तो हम लोगों को पता ही चल गया था, क्योंकि सोर्स का वोल्टेज हमने यहाँ से निकाल लिया था, 10 वोल्ट। अच्छा, अब बच्चों वो कह रहे हैं कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिए। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि अब कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि VC तो जीरो हो गया। अब बच्चों बचा R और L, ठीक है, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर। बच्चों अगर आप बात करो यहाँ पे, अब इस पर कुछ वोल्टेज जाएगा भाई, VL जाएगा, है ना, इस पर क्या वोल्टेज जाएगा बच्चों, VR जाएगा। आपको पता है करंट तो अभी भी इसमें सेम होगा, करंट सेम होगा ना। अब इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, VL, यही हमको फाइंड करना है। बच्चों एक बात तो आपको पता चल रही कि VL जो इस केस में होगा, इसका वोल्टेज को VL डैश मान लेते हैं ना, VL डैश VR डैश, VL डैश जो होगा वो VR डैश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि करंट दोनों में सेम है।
और एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गए थे ना, एक्सएल एक्सी और आर ये तीनों तो बराबर थे, तो एक्सी यहाँ से चला गया, फिर भी जो एक्सएल और आर बचेगा वो तो सेम होगा क्योंकि सर्किट वही है और फ्रीक्वेंसी भी सर्किट की चेंज नहीं हुई है। तो एक्सएल तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है इसीलिए वो सेम रहेगा। तो एक्सएल और आर के बराबर होने की वजह से वी एल डैश और वी आर डैश बराबर, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। जब इतना हो गया, अब हमको वी एल डैश की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसमें, हम इसमें कह सकते हैं v बराबर रूट में वी एल डैश का स्क्वायर प्लस वी आर डैश का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस तरह की बताऊंगा। लिख सकते हैं बिल्कुल। v की जगह कितना आ गया 10। अच्छा बराबर रूट में वी एल डैश का होल स्क्वायर प्लस वी आर डैश। भाई वी आर डैश से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी अभी हमने क्या बात की, वी एल डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वी एल डैश का स्क्वायर, तो बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 बराबर वी एल डैश स्क्वायर, वी एल डैश स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू वी एल डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि टू वी एल डैश स्क्वायर रूट में, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करोगे बेटा, तो आप वी एल डैश की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या निकलेगी बताओ भाई। तो वी एल डैश की यहाँ से वैल्यू निकलेगी वी एल डैश बराबर, ये मैं निकालू वैल्यू यहाँ पे, ये निकलेगा बच्चों 10/√2। देखो √2 वी एल डैश बराबर 10, तो ये निकल आया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10/√2 कह सकते हो ना। तो 10/√2 अगर आंसर में है तो यही सही हो जाएगा, है क्या। हाँ बिल्कुल है। सो 10/√2 विल बी करेक्ट आंसर। इसका मतलब जब हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उस केस में जो वोल्टेज बचेगा इंडक्टर पे वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 10/√2। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 10/√2 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, थैंक यू। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। और बच्चों ये हमको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, इसका करेक्ट मैच देखना। बच्चों देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, अपने से कह रहे हैं जैसे सबसे पहले दिया है इंफ्रारेड, है ना। इधर अपने को देखकर मालूम हो रहा है बच्चों कि ये उसका सोर्स दिया गया है, ठीक है, कि वो कैसे प्रोडक्शन उनका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंफ्रारेड होता है उसका जो प्रोडक्शन का सोर्स होता है वो होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। तो यानी कि वन का जो मैच है वो कहाँ चला जाएगा, एस में चला जाएगा। अब वन का मैच अगर हम एस में करते हैं तो देखो अपने पास केवल दो ऑप्शन बचते हैं, यानी कि बी और सी में से कोई एक होगा। जहां से ऐसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक दो अपने को पता है तो भी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दिया बच्चों की रेडियो वेव। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियो वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। इनका प्रोडक्शन होता है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। तो देखो रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो सेकंड पॉइंट है अपना रेडियो वेव, ये कहाँ से मिलेगा, ये पी में मिलेगा जाके। तो वैसे तो अपने को पता चल रहा है वन एस में जाएगा और टू पी में जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई और ऑप्शन बचा नहीं, इसीलिए बी तो वैसे भी सही हो गया। बट फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी लाइट के बारे में सोचेंगे। तो लाइट का प्रोडक्शन बच्चों कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो वो लाइट का इमिशन करते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट वहां से हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इन एटम इमिट लाइट वेव when they move from higher to lower energy level। तो जब हाई से लो में आते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में करते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब तीसरा वाला क्यू में चला जाएगा। देखो तीसरा क्यू में गया, ये भी अपने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ वाले को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा है, माइक्रोवेव। अब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव का इमिशन कहाँ से होता है। तो बच्चों जो माइक्रोवेव होती हैं उनका इमिशन जो होता है वो क्लिस्ट्रॉन वाल्व से होता है, या फिर एक और वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट्रॉन वाल्व। तो इनसे भी होता है या फिर किससे होता है, मैग्नेट्रॉन वाल्व, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेट्रॉन वाल्व से भी इनका इमिशन होता है।
तो अगर ये ऑप्शन अपने पास होता तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। यानी कि माइक्रोवेव वाला ये फोर्थ में चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा आर में, यानी कि ये वाला भी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी अपने लिए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि the distance of the closest approach of an alpha particle is small d when it moves with velocity v towards a nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of closest approach is d by 2. What is the speed of the projection of the alpha particle in this case? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक न्यूक्लियस की तरह थ्रो किया गया। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बच्चों क्वेश्चन है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अगर यहाँ से बच्चों के काइनेटिक एनर्जी से गया, ठीक है, और इसके पास तक गया, तो जितना ये इसके नियरेस्ट जा सकता है, इसके बिल्कुल क्लोज जा सकता है, जब नियरेस्ट जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, पोटेंशियल में। बिल्कुल सही बात। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती थी इसको हम लोग आर से लिखते थे। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच, तो बच्चों जब ये इसके बिल्कुल पास जाएगा वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये पार्टिकल इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकता। तो जो ये सबसे करीब जाता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता है आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E इंटू जेडी अपान में काइनेटिक एनर्जी के, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दें तो अपने को पता है अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो r बराबर यही फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE² अपान हाफ एम वी स्क्वायर। ओवरऑल देखने पे अपने को पता चल रहा है कि बाकी सब चीजें तो एक अल्फा पार्टिकल के प्रोजेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेंगी, बस आर जो है वो डिपेंड करेगा 1/v²। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर अलग अलग प्रोजेक्शन है तो मैं कह सकता हूँ R1/R2 जो होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, v²/v1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो। देखिए बच्चों, हमको दिया है इस केस में कि पहले उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, स्मॉल डी, तो R1 बराबर क्या हो गया, स्मॉल डी। जब उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, पहले केस की वेलोसिटी दिया है v1, यानी कि v हो गया है ना। अब फिर कह रहे हैं कि जब उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो गई है, d/2, तो उसकी वेलोसिटी v2 हमको फाइंड करनी, बस ये क्वेश्चन है अपना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा, तो ये फार्मूला यूज कर लो। आर वन की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, डी अपान आर टू वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, d/2 बराबर v² अपान v2² अपान v1²। v1 की जगह क्या आएगा, v²। देखो इस फार्मूले की क्या, v2² अपान v1, v1 की जगह v2, ठीक है। अब देखो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2d/d, ठीक है, इज इक्वल टू v2² अपान v²। बेटा देखो d से d कैंसिल हो गया, तो v2² इज इक्वल टू 2v², या v2 इज इक्वल टू √2v। तो जो बाद में वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, √2v होगी। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी √2v फॉर विच द क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी d/2। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, 2024-25 सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि a point object is placed at the center of a glass
sphere of radius 6 centimeter and refractive index 1.5. The distance of the virtual image from the source of the sphere is, और ये हमको ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्फेयर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि भाई ये एक स्फेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस इसकी है, मान लीजिए उन्होंने कह दिया जैसा कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहीं उसका सेंटर होगा और यहाँ से उसकी ये रेडियस कितनी होगी बेटा? ये दिया है अपने को 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पर रखा है, ये सेंटर पे ऑब्जेक्ट है। वैसे तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइट वेव निकलेगी, भले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, वैसे तो उन्होंने दिया है कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, वो लाइटें सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास होने के बाद लाइटें सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिरेगी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में गिरी लाइटें, वो लाइटें में से सीधी चली जाएगी, तो इसको पीछे मिलाने पे कहीं यहीं पे इमेज बनती हुई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ पे बनती है? जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट वेव या तो आती आगे मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहां पे है वही इमेज मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सरफेस से मैं बात करूं तो ये कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसे ही अपना ये आंसर सही होगा। बट फिर भी अब हम यहाँ कैलकुलेशन करके भी दिखा देंगे आपको कि कैसे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी। तो चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो फिर से अब हम मान लेते हैं कि जैसे, वैसे तो पता चल गया 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेशन से आप कैसे करोगे? जैसे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता मान लीजिए, आप क्या सोचोगे बेटा कि भाई ऐसा है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर देखो कितना होगा। जैसे इस सरफेस से अगर आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, यहीं कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ से, है ना, तो आप ये सोचोगे कि रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा? -6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ से बेटा रिफ्लेक्शन काउंट करोगे, आप यहाँ से रिफ्लेक्शन काउंट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगी? आर होगी। अब देखो ये क्या है कि लाइट रे जिधर चलेगी उसकी अपोजिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निगेटिव रहेगी, तो आर की वैल्यू हो गई -6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा भाई? तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो वही है, तो ये यू बन जाएगा, यानी कि यू भी हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। हमको इमेज की पोजीशन वी फाइंड करनी है। अब बच्चों ध्यान रखना, अब वी भी यहाँ देखना, अभी हम -6 सेंटीमीटर ही फाइंड कर लेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास आपको दिया है, मतलब म्यूजी दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बच्चों अपने को कितना दिया है? ये दिया है 1.5। अच्छा, अगर एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दिया है 1.5, तो अगर कभी ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का जरूरत पड़ जाएगी तो बच्चों क्या आएगा बताओ जरा, याद करो। जी म्यू ए बराबर होता है 1/A म्यू जी, यानी कि हो जाएगा 1/1.5। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने को पता है कि रिफ्रैक्शन जब कभी स्फेरिकल सरफेस से होता तो फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता था μ-1/r इज इक्वल टू μ/v -1/u। यहाँ पर म्यू क्या होता था? म्यू होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बेटा लाइटें यहां से निकलेगी ग्लास से, ग्लास से लाइटें चलेगी, है ना, तो ग्लास हो गया फर्स्ट मीडियम, और कहाँ जाएगी? एयर में, तो एयर हो गया सेकंड मीडियम। मतलब जैसे यहाँ होता था फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ लगेगा जी बी। याद आया ना? फार्मूला क्या होता था? 1/μ2 -1/r इक्वल टू 1/μ2/v -1/u। वही तो लगा है फार्मूला बेटा। वन पहला मीडियम, पहला मीडियम यहाँ पे क्या हो गया? ग्लास। दूसरा मीडियम क्या हो गया? एयर। वही कर दिया, तो जी म्यू ए आ गया, वैल्यू पुट कर दो। जी म्यू ए की वैल्यू बेटा, तो 1/1.5 देखो, जी म्यू की वैल्यू मैंने पहले ही आपको निकाल के दिखा दिया है कि जी म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 1/1.5। अच्छा, -1/r, आर की वैल्यू क्या है? -6 सेंटीमीटर। जी म्यू तो 1/1.5, है ना, अपान में वी -1/u। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को दिख रहा है कि अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग
बाई 1.5। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में अपने को क्या मिलेगा, 1 - 1.5 अपान माइनस का 6 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, और u की वैल्यू नहीं पुट किया यहाँ पे बेटा, u की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। u की वैल्यू क्या है देखो, -6, तो यहाँ पे रख देंगे -6। तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और 1.5 ऊपर आ गया, तो यानी कि आ गया 1.5/6, ये बन गया। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करो बेटा। देखो इसको जब घटाओगे, इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो 1 में 1.5 घटा तो क्या आएगा, माइनस का 0.5 आएगा, अपान में माइनस का 6 आएगा। ठीक है, बराबर 1/v, है ना। ये प्लस का क्या आएगा देखो बेटा, पॉइंट हटाओ अगर 1.5 का तो नीचे 0 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, तो प्लस का आएगा 1/4। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ये 0 बढ़ेगा, 5 1 जा 5, 5 12 जा 16, यानी कि आ गया 1/12 बराबर 1/v -1/4। इतना बचा बेटा, प्लस का 1/4। इस 1/4 को उधर ले जाओ, तो 1/v कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 1/12 -1/4। इसको और सॉल्व करो बेटा, तो 1/v इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 12 एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसका मतलब बचेगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/12। ठीक है, इसे इसको कट करोगे 6 टाइम, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस -6 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ आ गए देखो, सेंटर पे तो आ गए भाई, यहाँ से -6 सेंटीमीटर, तो पीछे यहीं तो आ गए। इसका मतलब इस सिचुएशन में इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, तब भी ये 6 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर 2024-25 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि colors observed on a CD compact disc is due to first option reflection of light, second diffraction, third dispersion and D absorption। ओके, तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो डिस्क पर जो कलर दिखाई देता है, जैसे जब किसी डिस्क को आप क्या करते हैं सनलाइट में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसके ऊपर बहुत सारी फाइन लाइंस होती हैं। ठीक है, और उन फाइन लाइंस पे जब लाइट गिरती है तो वो फाइन लाइंस जो होती हैं वो बच्चों क्या करती हैं कि वो जो फाइन लाइंस हैं, ठीक है, वो बिहेव करती हैं लाइक ग्रेटिंग। किसकी तरह काम करती हैं, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करती है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करती है, हम्म डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाली सभी लाइट्स को, है ना, जो भी उसमें लाइट पड़ रही है उसकी वेवलेंथ को सेपरेट कर देती है, तो कई सारी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती हैं। तो यानी कि डिफ्रैक्शन की वजह से सारी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है, तो हमको उस डिस्क पर, कॉम्पैक्ट डिस्क पर बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि कलर ऑब्जर्व होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क किस वजह से, तो हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन की वजह से। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों 2024-25 सैंपल पेपर सीबीएसई का ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन, और ये ऑप्शन हमको गिवन है, डोपिंग लेवल, इंक्रीज इन द एम्बिएंट टेम्परेचर, एनर्जी गैप, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स। बेट देखो, डोपेंट एटम्स क्या होता है, होता क्या है कि जो सेमी कंडक्टर है, ठीक है, सेमी कंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक, और एक बच्चों होता है एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर। होता क्या है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है,
जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी हम लोग डोपिंग कर लेते हैं। डोपिंग करने का मतलब समझ रहे हो बच्चों, कि हम लोग इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और इस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। इसको प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं डोपेंट। जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। और डोपेंट दो तरह के होते हैं, ट्रायावेलेंट या पेंटावेलेंट। ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं इन डोपेंट एटम की वजह से, वो केवल डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब डोपिंग किस लेवल पे की गई, ज्यादा डोपिंग की गई या कम डोपिंग की गई, इस पे डिपेंड करता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप सोचेंगे इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं, लेकिन डोपेंट वाले नहीं बढ़ते। यहाँ पे बात जो की गई ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम। तो डोपेंट एटम से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो केवल डोपिंग लेवल, मतलब कितनी डोपिंग की गई, इस बात पर डिपेंड करते हैं। अगर हाँ ओवरऑल अभी इलेक्ट्रॉन पूछ देते तो ये ऑप्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाता, लेकिन उन्होंने केवल डोपेंट एटम के इलेक्ट्रॉन पूछे, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25 का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि if the copper wire is stretched to make its radius decreased by 0.1%, then the percentage change in its resistance is approximately। और ये ऑप्शन हमको गिवन है, ए -0.4%, बी +0.8%, सी +0.4% एंड डी +0.2%। ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर को स्ट्रेच किया गया, मतलब उसको खींच दिया गया। और कितना खींचा गया बच्चों, कि उसकी जो रेडियस है वो 0.1% डिक्रीज हुई। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ऐसे तो परसेंट चेंज लिखते हैं, ये दिया है 0.1% का, है ना। अच्छा, और वो भी डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब ये हम माइनस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? माइनस में। अब देखिए बेटा, हमको पहले समझना चाहिए कि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ बात की गई। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर होता क्या है भाई, बताओ। है, तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो बच्चों क्या है, जरा बताइए। रेजिस्टेंस आर बराबर होता है रो एल अपान ए, जहां एल क्या है? एल है लेंथ, ठीक। और ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, कि जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कोई वायर है, उसको खींचोगे, तो अगर खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो बच्चों उसका जो एरिया होगा ना वो डिक्रीज होता है। अब सोचो, वायर का पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो एल था, एल था। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों लेंथ नहीं चेंज की गई, केवल रेडियस चेंज की गई। जब रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा। यानी कि अपने को एरिया और वॉल्यूम में एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए रेजिस्टेंस की, क्योंकि लेंथ को मतलब यहाँ पे हटा देना है इस फार्मूले से, है ना। तो ए एल बराबर वी हो गया, तो यहाँ से अगर आप बात करोगे एल बराबर क्या आएगा? वी अपान ए। अगर आप चाहो तो एल का फार्मूला वी अपान यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर बेटा इस वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? आर में वैल्यू पुट करो भाई। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल, एल की जगह वी अपान ए, अपान में ए। बेटा आप इसको समझो, आर बराबर हो गया रो वी अपान ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, जब रेडियस इतनी हो गई बेटा, ए सॉरी, जब आपका ये हो गया, है ना, रेजिस्टेंस इतना हो गया,
अब अगर आप एरिया को चाहो तो आप एरिया का भी तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है भाई। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आर की जगह क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा रो वी अपान ए। ए मतलब एरिया, तो एरिया का वैल्यू हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आर की वैल्यू बताओ। ये मिलेगा रो वी अपान पाई आर की पावर 4। यहां से बच्चों अगर आप बेसिक बात करो, एक बात और यहाँ ध्यान देना बच्चों, कि जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो स्टिचिंग में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। तो अगर वायर को स्टिच करोगे तो देखो रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो अगर रेडियस के हिसाब से देखो तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/r⁴ पे डिपेंड कर रहा है। चूंकि ये चेंज बहुत छोटा है तो इसको लाइक परसेंट एरर आप इसको बना सकते हो इस इक्वेशन को, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, डेल्टा अपान आर इंटू 100। ध्यान रखना ये तभी बनेगी इक्वेशन जब आर में बहुत कम चेंज हुआ, जैसे 0.1% बहुत कम चेंज हुआ ना, इसलिए बनना ही। तो ये बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। अच्छा, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है परसेंट में। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है बेटा, कि अगर आर को आप डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर आर में चेंज निगेटिव है तो, अगर रेडियस में चेंज निगेटिव है तो कैपिटल आर में चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि अपान में ना जब आर घटेगा तो ये निगेटिव रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया डेल्टा आर पान आर इंटू 100 दिया है, माइनस का 0.1%, क्योंकि डिक्रीज हुआ था इसलिए आप माइनस लगा रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 कितना आ जाएगा बताओ, -4 इंटू इसकी डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू क्या होती है, 0.1, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, वो भी ये 0.1 कैसा है, माइनस में है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मिलेगा 0.4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस में परसेंट चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.4%। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो +0.4% चेंज हो जाएगा, या हम कहें कि 0.4% बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रेडियस को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड 0.4% इन दिस सिचुएशन। इसको बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर 2024-25 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें असर्शन में दिया है हमको, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके। और आगे दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके। यहाँ पे अगर बेटा हम बात करते हैं, आपको यहाँ कहा गया कि करंट सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की है उसको नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से बढ़ाएंगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, ये देखो लाइन, मे नॉट नेसेसरली, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों सही है, क्योंकि आपको पता है ना कि करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, अच्छा बताइए। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो देखिए ये होता है एस आई बराबर, इसको एस आई से लिखते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है एन वी ए अपान के, जहां पर एन जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो लगाते हैं अंदर कॉइल पे। एक एरिया है किसका, लूप का, जो गैल्वेनोमीटर में अंदर लगाई जाती है। के जो होता है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। पर यूनिट ट्विस्टिंग, पर यूनिट
ट्विस्टिंग। अच्छा, देखिए, ये हो गया। अगर आप बेसिक बात यहाँ पे कीजिए कि जब ये करंट सेंसिटिविटी है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एसआई डिपेंड कर रहा है एन पर, तो एन के बढ़ाने पर करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। बच्चों, लेकिन अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो क्या फार्मूला होता है बताओ? वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है, ठीक है, ये हो जाएगा एन बी ए अपान के इंटू आर, जहां पर आर होता है रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? जो क्वाइल में वायर व्रैप किया गया है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है ना, जो जैसे कोई क्वाइल होती है ऐसे, है ना, इस पे आपने एक वायर ऐसे व्रैप किया कई टर्न्स में, तो आपको पता है ना उस वायर की कुछ लेंथ होगी। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है रो एल अपान ए। जब आप बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, ये सही है कि जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, बिल्कुल सही। बट वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप टर्न्स बढ़ाएंगे तो टर्न्स कैसे बढ़ेंगे भाई? वायर की लेंथ बढ़ेगी ना। जैसे कोई एक टर्न में थोड़ा वायर आया, फिर दूसरा टर्न किया तो वायर और आ गया, फिर और आ गया, तो लगातार वायर की लेंथ बढ़ रही है जो ब्रेक किया जा रहा है। तो बच्चों, जब लेंथ बढ़ रही है, अपने को पता है रेजिस्टेंस फार्मूला होता है रो एल अपान ए, तो जब लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया तो इन, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स आपने 2 टाइम किया, रेजिस्टेंस हो गया 3 टाइम, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो डिक्रीज हो गई ना फिर। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इसमें एसवी जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और एसवी डिक्रीज भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सही है कि अगर हम वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका असर्शन तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अब रीजन की बात करते हैं। रीजन में दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल सही। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब इसका जो है ये रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का 14 क्वेश्चन ये है कि इन a hydrogen atom there is only one electron but its emission spectrum shows many lines. Reason: in a given sample of hydrogen there are many atoms each containing one electron. Hence many electrons in the different atoms may be in the different orbit. So many transition from the higher to lower orbits are possible. Okay. बच्चों देखिए, सबसे पहले हमसे क्या कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इमिशन की बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है। जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह के होते हैं। ठीक। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है इमिशन। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब होता है बच्चों जब कहीं से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर ऑर्बिट से किसी अपर ऑर्बिट, मतलब ज्यादा एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में इंटर कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, वहां से जब लौटता है, ठीक है, तो एनर्जी को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है। मतलब उस स्पेक्ट्रम को उस समय जो एनर्जी इमिट होती है वो जिस वेवलेंथ की होती है उसको हम लोग बोलते हैं ये इमिटेड जो है एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, आपको पता है
कि जैसे आपको पढ़ाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपर एनर्जी लेवल में है और वहां से वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो आपको बताया गया होगा कि 5 सीरीज आपको पढ़ाई गई होंगी, याद कीजिए। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि 5 सीरीज मिलती है मिशन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में केवल एक ही मिलती है। कौन सी मिलती है? लाइमन। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इमिशन में 5 मिलती। कौन कौन सी मिलती है? लाइमन, ठीक है, बामर, बास्चन, ब्रैकेट और फुंड होती है ना बच्चों। बेटा ये ध्यान रखना कि जो लाइमन सीरीज है वो केवल एब्जॉर्प्शन मिलती है, ठीक है, और वो इमिशन में मिलती है। हाँ, बहुत ज्यादा जब एनर्जी लेवल पे होते हैं हाइड्रोजन एटम, जैसे सन में, तो माना जाता है वहां पे बामर सीरीज एब्जॉर्प्शन में भी पॉसिबल। ठीक है, बाकी जनरली जो है एब्जॉर्प्शन में केवल लाइमन। बट यहाँ पे चलो बात हो रही है इमिशन की, तो हम बात करते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में तो बेटा आपको क्या पता चल रहा है कि ये 5 सीरीज हो सकती है। ठीक है, ये 5 आपको पढ़ाई भी गई हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर 1/r 1/ni² -1/, मतलब किस ऑर्बिट से आता है? फाइनल से इनिशियल में आता है। हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और उसमें बहुत सारी जो है वेवलेंथ हो सकती है, बहुत सारी लाइन को शो करता है, बिल्कुल सही है हाइड्रोजन में। ठीक है बेटा, फिर अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि एक सैंपल जो होता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें बहुत सारे एटम होते हैं, बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात सही है। कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जो है एनर्जी लेवल में हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में हो सकते हैं, जिससे कि ट्रांजिशन जो होता है और वो हायर से लोअर पॉसिबल होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें असर्शन भी बच्चों सही है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी जो है लाइन मिल सकती है, बहुत सारी जो है वेवलेंथ मिल सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चों ये है कि जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन एक तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बेसिक बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से, तो बच्चों दिए गए ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये देखिए जो ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें ऑप्शन ए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि the nuclei having mass number about 60 are least stable when two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus, then binding energy per nucleon will decrease। ठीक है, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। तो बच्चों अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसा आपको एक कर्व दिखाया जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का कर्व, तो यहाँ पे इस कर्व से अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होती है तो वो एटम ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा अबाउट 60, तो 60 के आसपास वाला आइटम कहाँ आएगा बच्चों? देखो 56 ये लिखा हुआ है ऐसे ही, इसके बाद यहाँ कहीं आएगा इसके बगल में, यानी कि तो काफी ज्यादा स्टेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ने पर देखो यहाँ से क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई, तो इसका मतलब आगे वाले वो आइटम कम स्टेबल है। इधर पीछे भी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ भी कम स्टेबल है। लेकिन सबसे बढ़िया तो स्टेबिलिटी एफी की होती है सबसे ज्यादा, यानी कि मोस्ट स्टेबल आइटम तो होता है, यानी कि मोस्ट स्टेबल अगर हम बोले एटम तो वो कौन है? वो है Fe56। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब 60 के आसपास जो होता है एटम, वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो भाई ये बात तो गलत हो रही, क्योंकि अपने को पता है देखो 60 यहाँ रहा बाद बगल में, वो ज्यादा ही स्टेबल है, मतलब मोस्ट स्टेबल के ही आसपास है, तो लीस्ट स्टेबल तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो असर्शन इसका बच्चों बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर असर्शन गलत है तो अब बात करते हैं कि रीजन क्या है। तो बच्चों देखिए, लिखा है कि when two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus। ठीक है,
देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीजेज। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है आप जानते हो ना। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है देखो, है ना, उनका ना टू आर मोर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? हम्म? बेटा होता क्या है कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होकर एक थोड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं तो आपने देखा होगा जैसे हाइड्रोजन के मिलने से क्या होता है, हीलियम बन जाता है। या ड्यूटेरियम अगर मिल जाता है, जैसे मान लीजिए 1H2, है ना, 1H2 से जब 1H2 मिलता है तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, 2He3 और प्लस न्यूट्रॉन होता है प्लस 3.27 MeV, इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, मतलब बच्चों ये है कि देखो जब दो ड्यूटेरियम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, 2He3 बनता है। तो देखो ड्यूटेरियम कहाँ पे है बच्चों, ये है तुम्हारा ड्यूटेरियम, है ना, और H3 यहाँ पे है। तो आप देखो ना, जब दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आप अगर बेसिक बात करें इससे आपको पता चलता है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो ज्यादा स्टेबल और जो है न्यूक्लियस बनता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। जबकि उन्होंने बोला है कि जब दो हल्के न्यूक्लियस मिलते हैं मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज, जबकि इसका उल्टा होता है, इंक्रीज होती है। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इनका रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें असर्शन रीजन दोनों गलत हैं। इसका मतलब अगर हम कहें तो इसमें ऑप्शन ठीक सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर। तो देखिए बच्चों सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन टाइप का ये है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम, और रीजन इसका दिया है कि द मोमेंटम ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। अच्छा, और बच्चों ये हमको चार इसके ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों अपने को पहले तो ये देखना चाहिए कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उन्होंने कहा वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की क्या होती है, डिक्रीज होती है विद टाइम। तो पहले तो अपने को देखना चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है। भाई डी ब्रोगली जी ने बताया था कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसका उसमें एक वेव नेचर आता है, और वो उस वेव नेचर में जो वेवलेंथ होती है, उस वेव की जो वेवलेंथ है इसकी मैटर वेव है। मैटर वेव के लिए इन्होंने बोला था। ठीक है, तो मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, इसका फार्मूला हो जाता है H/P, जहां पर P को बेटा बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। P को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। बेटा तो लैम्डा बराबर मैं H/mv भी कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता। अब चूंकि अपने को पता है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है, ठीक है, मतलब वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो जैसे आप किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो u बराबर 0 से, तो जब वो नीचे गिरती है क्या होती है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी तक नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये आंसर चेंज भी हो सकता है। तो नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, जैसे 10-20 मीटर से कोई बॉडी नीचे गिरा दी गई, जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती है, v बराबर u प्लस जी टी से याद करो, है ना। तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, और जब टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ेगी तो v बढ़ेगा। तो बेटा आप सोचो इस इक्वेशन से, अगर जब v बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, मतलब लैम्डा डिक्रीज होगा। तो ये हमारा जो असर्शन दिया है ये बिल्कुल सही है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में टाइम के साथ साथ क्या होता है, लैम्डा डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं H/m, तो v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस जी टी। तो टाइम बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज हम यहाँ से देखते हैं बच्चों कि
इन्होंने कहा मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। जो मोमेंटम है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो क्या होता है भाई? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं मोमेंटम। ये होता है मोमेंटम। अब बच्चों अपने को पता है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरेगी उसकी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम इस p को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू वी। वी की जगह क्या लिख सकते हैं? यू प्लस जी टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मोमेंटम भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो मोमेंटम है किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।